ओके, हम लोग पिछली क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस पर 2, 3, 4 क्वेश्चन हम लोग किए थे और आशा किए थे कि 2025 में कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा। इसके बाद इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को चाहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कहाँ पर, जब हम लोग सेमीकंडक्टर्स देख रहे थे। तो मान लेते हैं कि लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहा करते हैं, ऑफ ए कंडक्टिंग स्लैब ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और Vd with the ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस स्लैब। तो यहां पर अगर हम स्लैब के वॉल्यूम को देखेंगे, जैसे कि ये सब कुछ एक स्लैब है, तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है और इसकी लंबाई L है, तो टोटल इसका वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू L। और चूंकि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे L इंटू A इंटू L। और हर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अगर हम E मानते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू L इंटू A इंटू N इंटू E। इस पर E का गुना कर देना है, जहां पर E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। अब करंट बराबर हो जाएगी, I बराबर हो जाएगा Q बाई टी, तो L A N E बाई टी, या तुम डायरेक्ट L बाई टी की जगह रख देते हैं क्या, Vd डिस्टेंस अपॉन टाइम के से उसको यूज कर लेते हैं। और नहीं तुम जानते हैं सिंस T इक्वल टू हुआ करता है L बाई Vd, चूंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन चलेगा वो यहां तक कितने समय में पहुंचेगा, मान लेते हैं T समय पहुंचेगा, और किस वेलोसिटी से पहुंचेगा, Vd से पहुंचेगा, तो उसको कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको अगर हम इस इक्वेशन में रख देते हैं तो L कट जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा NEA Vd। इसी में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो IE आपने लिखा था, NE लिखा था और VE लिखा था, जिसमें VE इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। और अगर होल्स की बात थी तो आपने यहां पर IH इक्वल टू NH EA इंटू VH, जहां पर VH होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने मोबिलिटी कहा था, और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा थी किससे, होल से, जो कि क्वेश्चन नीट कर चुका था। बल्कि एक डेफिनेशन भी किया जिसमें E आपको दिया था और V आपको दिया था, और आपसे मोबिलिटी पूछी गई थी, तो कुछ नहीं था, V में E का भाग दे देना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भाग दे देना था। तो I इक्वल टू NEA Vd। इस पर एक 2019 में IIT ने क्वेश्चन किया है, जिसमें उन्होंने करंट का मान दिया है, I दिया है 1.5 एम्पियर, और उन्होंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस मिलीमीटर को आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर स्क्वायर में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए गए हैं पर यूनिट वॉल्यूम 9 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, और आपको Vd चाहिए था किस मिलीमीटर पर सेकंड। तो कुछ नहीं करना है, आपको इस इक्वेशन में I रख देना है, N आपको दिया गया है, I आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 रख देना है, A आपको दिया गया है, इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, का मतलब 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। तो इसमें फिर हो जाएगा, स्क्वायर करना है आपको, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है, और आंसर आपको मिलीमीटर पर सेकंड में है।
ये शायद आया है इसका आंसर 3 मिलीमीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन हो सकता है नीट कर दे। तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको याद है NEAVD। अगर नहीं याद है तो फिर मैं आपको याद करा देता हूं कि टोटल वॉल्यूम LA है। अगर इसमें n का गुना कर देते हैं तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे स्लैब में, और अगर E का गुना कर देते हैं तो टोटल चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां बह जाए t समय में ये, तो टोटल करंट हो जाएगी LANE/T, और L/T यह वास्तव में VD है, तो VD रख देना है। तो NEAVD, जहां पर VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो हो सकता है कि इस नेचर का क्वेश्चन आपको मिल जाए। वैसे इस फार्मूले का आपने यूज कर लिया है नीट में, उसमें करंट डेंसिटी थी। आई में अगर हम ए का भाग दे देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी हो जाएगी आई, यानी जे, जिसको जे से लिखा करते हैं, जे बराबर I/A ये मल्टीपल पीएस का मैचिंग का क्वेश्चन था नीट का। ओके, तो कुछ नहीं है, आराम से याद कर सकते हो। अब यही बात अगर हम आपसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट आर ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, ये सब इजी बातें हैं और याद करने की, समझने की जरूरत है, इनको समझिए। जैसे मान लेते हैं कि if n charged particle each having charge q, cross a given area of cross section in time delta t, then average current which flows through the cross section बिल V I इक्वल टू हो जाएगा NQ, टोटल चार्ज हो गया, और इसमें हम डेल्टा टी का भाग दे देते हैं, तो कूलम आप पर सेकंड जो कि एम्पियर हो जाएगा, और F डेल्टा टी इक्वल टू 1 सेकंड हो जाए, देन I बराबर हो जाएगा N इंटू क्यू, एम्पियर आ जाएगा। और इफ चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, इफ चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, देन I बराबर हो जाएगा N इंटू E। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको याद होगा, वहां एक शब्द आया था इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब एक यूनिट एरिया पर 1 सेकंड में जो फोटोन्स पड़ते हैं, और हर फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में रिस्पॉन्सिबल था। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटोन्स की संख्या बढ़ेगी, और फोटोन्स की संख्या बढ़ने से n का मान बढ़ जाएगा, और n का मान बढ़ने से करंट का मान बढ़ जाएगा। लेकिन कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर कोई फर्क, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
कट ऑफ पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। I बराबर n इंटू ई। जैसे एक मान लेते बाई चांस आपको कह दे कि किसी क्रॉस सेक्शन से 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं एक सेकंड में, तो उससे बहने वाली करंट क्या हो जाएगी? तो यहां रख देना है बस, और ई का मान रख देना है आपको, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई कह दे कि 1 एम्पीयर करंट अगर बहनी है तो कितना इलेक्ट्रॉन्स बहने चाहिए, तो n बराबर हो जाए I बाई ई। I मीन्स 1 एम्पियर बाई ई, और 1 एम्पियर हुआ करता है 1 कूलम आप पर सेकेंड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। अगर किसी वायर से इतने इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक सेकंड बह जाते हैं तो उससे बहने वाली करंट का मान 1 एम्पियर होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है, आपको n का मान दे दे, आपसे I पूछ दे, आपको I दे दे, n का मान पूछ दे। जैसे एक बिहार का क्वेश्चन आपको याद है 2007 किसमें 4 में दिया था बीसीएसई ने, हो सकता है यही क्वेश्चन नीट कर दे। इन्होंने एक्सरे ट्यूब का यूज किया था। द इलेक्ट्रिक करंट which flows in X-ray tube, is a 16 milliampere. How many electrons? Hit to the anode in 1 सेकेंड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर ये आपके दिमाग में है 10 सेकेंड भी आपको नहीं लगेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चूंकि आपने करंट का मान लिया है 16 मिली एम्पियर, तो इसका मतलब है कि I आपको दिया गया है, इसको हटाते हैं। I आपके पास है, सिंस I इक्वल टू हुआ करता है n इंटू ई, इसलिए n बराबर हो जाएगा I बाई ई। n इज 16 मिली एम्पियर बाई ई, और मिली को आप जानते लिखोगे 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम पर सेकेंड, और इसको लिखोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कट जाएगा, ये डेसिमल अगर इससे काट लेते हैं तो ये 20 हो, यहाँ पर 20 हो जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 10 की पावर 17 पर सेकेंड। एकदम सही क्वेश्चन आपके लिए है, नीट में हो सकता है ऐसा करते। ये बिहार 2004 का क्वेश्चन है। हो सकता है एक्सरे ट्यूब न यूज करके कोई दूसरी डिवाइस कैथोड रे ट्यूब ले ले, कुछ भी कह सकता है, दूसरी बात कह सकता है, कंडक्टिंग वायर कह सकता है, उससे कह दे कितनी करंट बहती है तो उससे बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, तो सेम आंसर हो जाएगा। I बराबर n इंटू ई, जहां पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड है और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो ये 2004 का क्वेश्चन है, एकदम नीट के लिए बिल्कुल सही है, आराम से बना सकते हो। एक एम्पीयर करंट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दे, जैसे सपोज कीजिए कि 10 टू द पावर 17
electrons across a given area of cross section in 1 second, then the electric current which flows through the conducting wire will be, तो उसका आंसर एकदम सेम हो जाएगा, 16 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो करंट अगर दे दे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो करंट आ जाएगी। कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, ध्यान में रखना है। और यही बात अगर आपसे कह दे यही बात आपसे कह दे कि इलेक्ट्रिक करंट are due to a circular motion, due to circular motion कह सकते हो या रोटेशन मोशन कह सकते हो, कहना चाहो कह लो कि लेट ए चार्ज पार्टिकल having charge q is moving on a circular path of radius r with a constant speed v, constant speed v। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक चक्कर लगाने में चार्ज को कितना समय लगेगा, मान लीजिए t समय लगता है, तो इलेक्ट्रिक करंट I बराबर हो जाएगी Q बाई टी। और सिंस t इक्वल टू हुआ करता है 2 पाई r टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर इसको यहां पर हम पुट कर लेते हैं, इसलिए I इक्वल टू हो जाएगा Q बाई 2 पाई R इंटू वी, वी ऊपर चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी Q भी बाई 2 पाई R, Q भी बाई। इस क्वेश्चन को आपको याद होगा, आपको मिल चुका है क्वेश्चन जिसमें उन्होंने करंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछा है, तो हो सकता है इसको फिर बना दें, क्योंकि कई क्वेश्चन आपको मैग्नेटिक मोमेंट से मिले हैं नीट में। मैग्नेटिक मोमेंट हुआ करता है I इंटू ए, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट होती है वो आपको याद है एम्पियर मीटर स्क्वायर है। क्योंकि आपको m याद होगा, m बराबर हुआ करता है स्मॉल m इंटू एल, जहां पर स्मॉल m की यूनिट हुआ करती एम्पियर मीटर और L होता है मीटर का स्क्वायर। तो करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया। तो हो सकता है इस क्वेश्चन को बना दे 2025 में, फिर बना दे, चूंकि एक बार बहुत पुराना क्वेश्चन है, आपको मिल चुका है। तो इसको आप यहां पर आराम से कह सकते हो, यहां से आप कह सकते हो कि सिंस मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर हुआ करता है I इंटू ए, जहां ए एरिया ऑफ एरिया है, इसलिए m बराबर हो जाए I इज ई भी बाई 2 पाई r, और सर्किल है तो सर्किल की एरिया हो जाएगी पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगी, r से r कटेगा, और m इक्वल टू हो जाता है हाफ ई की जगह क्यू है, अभी हम लोगों ने लिया है क्यू भी, और एकदम सही क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। हाफ की भी आर, हाफ की भी आर हो सकता है 25 में कर दे, हाफ की भी आर, हाफ की भी आर। जैसे उन्होंने एक बार लिया था 12A का, उसको पहले ट्रायंगल में मोड़ा था और फिर स्क्वायर मोड़ा था, और आपसे पूछा था कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होंगे,
और उससे प्रत्येक से I करंट बहाई थी। तो 12 का अगर हम ट्राइंगल मोड़ेंगे तो आप जानते हैं 3 3 चौको 12 4 सर्किल हो जाएंगे, यानी 4 ये हो जाएंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। और प्रत्येक के लिए आप निकाल ही सकते हो, I का गुणा कर देना है उसमें, 3 4 का गुणा कर 4 3 12। अगर स्क्वायर बनाना है तो 3 स्क्वायर बनेंगे, तो 3 का गुणा कर देना है किसमें, I इंटू ए स्क्वायर, जहां ए क्या है, एरिया हो जाएगी, ए स्क्वायर एरिया हो जाए, चूंकि ये साइड है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। हो सकता है फिर क्वेश्चन कर दे हाफ क्यूबिया। फिर एक बार देखिए, 10 सेकंड लगेंगे आपको। आपने कहा कि एक चार्ज पार्टिकल इसमें है जिस पर चार्ज क्यू है, एक सर्कुलर पाथ पर चल रहा है जिसकी रेडियस आर है, भी स्पीड से चल रहा है। तो करंट हो जाए क्यू बाई टी, और टी बराबर है किसके, 2 पाई आर। चूंकि एक चक्कर लगाएगा तो परिधि जो होती है वो 2 पाई आर, और इसमें समय कितना लगेगा तो उसमें भी का भाग दे दो, तो 2 पाई आर बाई भी ये टाइम हो जाएगा। और इसको हम यहां पर अगर पुट कर लेते हैं टाइम को, तो हो जाएगा भी ऊपर चला जाए तो पी भी बाई 2 पाई आर, ये करंट हो गई, क्यू भी बाई 2 पाई आर। और इसी को आपने यहां पर रखा है आई की जगह के वी बाई 2 पाई आर और इंटू पाई आर स्क्वायर। चूंकि सर्किल के एरिया होती पाई आर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा हाफ क्यू भी आर, हाफ क्यू भी आर, हाफ क्यू भी आर, हाफ क्यू भी। इसमें आपको याद होगा जब हम एटम की बात किए थे, वहां भी इस तरह की बात थी कि जो जब एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर, जैसे हाइड्रोजन की बात होती है तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, तो वहां भी आपसे करंट की बात हो सकती है। आई बराबर हो जाएगा कितना, ई बाई टी के। अगर एक चक्कर लगाने में आपको टाइम दिया जाए, ऐसे कहा जाए कि इफ एन इलेक्ट्रॉन completes one rotation around the nucleus in hydrogen atom in time इतना, then electric current constituted by the electron will be, तो कुछ नहीं करना, आपको ई में टी का भाग दे देना है। हो सकता है कर दे, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स की बात हो गई यहां। और हम जानते हैं कि सिंस फ्रीक्वेंसी एफ बराबर हुआ करती 1 बाई टी के, इसलिए आई बराबर हो जाएगा एफ इंटू ई, जहां पर एफ फ्रीक्वेंसी है और ई क्या है, चार्ज है। ये भी बहुत अच्छी बात हो गई कि जैसे कह दे कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम completes 3 into 10 to the power 17 rotations around the nucleus in 1 second. तो इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो गई, उसमें केवल ई का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो एफ इक्वल टू 1 बाई टी होता है, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है, पर सेकंड है, तो आई इक्वल टू हो जाए एफ इंटू ई हो जाएगा। तो हो सकता है इस तरह का कोई क्वेश्चन कर दे। और ये भी ध्यान रखिएगा आजकल के परिवेश में, जैसे अगर जो चार्ज कैरियर्स हैं उनके बारे में पूछ दे, तो अगर कंडक्टिंग वायर है, मेटेलिक वायर है, तो उसमें केवल इलेक्ट्रॉन्स भागीदारी निभाते हैं
करंट को ले जाने में, चार्ज को ले जाने में। और अगर सेमीकंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स और दोनों भागीदारी निभाते हैं चार्ज को ले जाने में, यानी दोनों के कारण करंट होती है। और अगर डिस्चार्ज ट्यूब है तो उसमें कैथोड रेज और केनाल रेज दोनों भागीदारी निभाती हैं चार्ज को ले जाने में। और अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ये दोनों भागीदारी निभाते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में। ये चार्ज कैरियर्स हैं। एक बार आईटी वालों ने डिस्चार्ज ट्यूब में पूछा था, जिसका आंसर है आयंस, जो केनाल रेज के रूप में पॉजिटिव आयंस यानी पॉजिटिव रेज जिसको आप केनाल रेज कहते हैं, वो एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज है। रे शब्द उस समय से पड़ा हुआ है, एक्चुअली रे नहीं है। और कैथोड रेज जो कि एक एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स है। ये दोनों भागीदारी निभाते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में करंट के फ्लो होने में। ओके, तो 2-3 दिन हम लोग यहाँ तक ले लिए हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। डिप वेलोसिटी आपके सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा। डिप वेलोसिटी आपके सिलेबस में है, इस बात को निगाह में रखना है। अब हेडिंग देते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, यहां से रेसिस्टेंस का जन्म होगा, V इक्वल टू IR। ये ओम्स लॉ मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है। और इसी को हम लोग माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कर लेंगे, जिसमें करंट डेंसिटी यूज होती है। ओके, तो हेडिंग दे रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो यहां तक बहुत सारी बातें किए हैं हम लोग, और कोई बात ऐसी नहीं है जो कि कठिन है। सभी बातें आपके लिए जरूरी हैं। जैसे I इक्वल टू N इंटू ई, बहुत अच्छी बात है, जहां पर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप पर सेकेंड की बात बनी थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। N दे दे, I पूछ दे, I दे दे, N आपसे पूछ दे, तो E आप जानते इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आपने कहा था कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटॉन्स की संख्या बढ़ती है, और फोटॉन्स की संख्या बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बढ़ने के कारण इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाती है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये भी इंपॉर्टेंट बातें ही थी। और आपने कहा था कि अगर चार्ज स्टैटिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करता है। जो स्टेटमेंट गलत दिया है 2024 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में नहीं पैदा होती, किसमें, तो यही सेंटेंस है। और अगर चार्ज एक्सलेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा होते हैं, लेकिन रेडिएटेड है। और यही कारण था, आपने कहा था कि दैट इज एक्सलेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर आपने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर, वायबिलिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट इन सेम फेज। हो सकता है यही कर दी 25 में। फिर आपने कहा था कि द वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स माने C इज अलोंग E क्रॉस B, यानी C ये पैरेलल है E क्रॉस B के। हो सकता है इसी सेंस में कर दे आपसे क्वेश्चन। और C बराबर हो जाता है E क्रॉस B बाई B का स्क्वायर, जिस पर आप नीट में क्वेश्चन देख ही चुके हो। इस पर क्वेश्चन आप देख ही चुके हो। और अगर दोनों तरफ का हम मोड ले लेते हैं तो C बराबर हो जाता है E बाई B के हो जाता है।
और आपने कहा था कि ये दोनों ही समान समान एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। कमला हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर रेशियो हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ये बराबर है 1:1। ये विनीति का ही क्वेश्चन है। अगर इसको हम बराबर कर देते हैं तो हाफ से हाफ चला जाता है, तो ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जो कि बराबर हो जाता है 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट, तो ई बाई बी बराबर हो जाता है किसके 1/√एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, जो कि सी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसके डायमेंशंस आप अक्सर देख चुके हैं। तो ये सब निगाह में रखिएगा। और ये बात जो मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक कंडक्टर्स में रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज विद एवरेज वेलोसिटी जी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन थर्मल स्पीड कभी जीरो नहीं है। थर्मल स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन। और डेड वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो आराम से निकल जाती है। ई बाई एम ई और इंटू टाउ, और ई की जगह आप लिखते हो वी बाई एल, जिसको आपने कहा था कि करीब करीब है। इसका रेंज है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड से 10⁻² मीटर पर सेकेंड इन फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर नहीं डिपेंडेंट है, ये भी बात आपने कही थी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो भी डी इनवर्स में रिलेशन रखती है किसके एल के, और अगर एल को कांस्टेंट कर दिया जाए तो भी डी डायरेक्ट रिलेशन रखती है किसके कैपिटल वी के। लेकिन इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। हर बात आपको निगाह में रखनी है। जैसे सिंपल सी बात थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं पैदा होती हैं किससे, जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होता है, 2024 में था। और एक और क्वेश्चन आपको पहले कर चुका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किससे पैदा होती है, तो जब चार्ज एक्सीलरेटेड होता है। इसलिए हर छोटी बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आपकी परिधि में रहते हैं, कठिन नहीं होते हैं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ओके, इतना रखते हैं। ये तो टाइम